Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Okay. सबने ज्वाइन कर लिया? सत्यम, लैपटॉप से कैसे ज्वाइन करें? लैपटॉप का प्रोसीजर बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि लैपटॉप से कैसे ज्वाइन करना है। आज यही मैनेज कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो 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 हेलो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीए फाउंडेशन का सिलेबस। राइट, क्लास नंबर 1 स्टार्ट तो कल होना था, लेकिन कल किसी रीज़न की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। सो आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, ठीक है। आई विल ट्राई कि डेली क्लासेस हो पाए। सबसे पहले जल्दी से मुझे बता दो कि सारे के सारे यहाँ पे नवंबर 2022 अटेम्प्ट वाले हैं। आई थिंक मई 2023 वाला तो कोई नहीं है, या किसी का है मई 2023? सबका नवंबर 2022 है। नवंबर 2022, क्योंकि मई 2023 वाले तो अभी स्कूल में होंगे। अच्छा, हैं कुछ बच्चे हैं जो मई 2023 वाले हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अच्छा, काफ़ी सारे हैं मई 2023 वाले। कुणाल, अच्छा, अरे अरे अरे, मई 2024 वाले भी आए हैं कुछ। नाइस, ठीक है। राइट, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में आप पढ़ने क्या वाले हो, है ना। कि भाई सीए फाउंडेशन में जो आपका पेपर नंबर 1 है, आज हम पेपर नंबर 1 की बात करेंगे। तो पेपर नंबर 1 में आप क्या पढ़ने वाले हो, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, ठीक है। मार्किंग स्कीम बहुत ज़रूरी है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके 11th और 12th में ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, लेकिन ऑफकोर्स हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई साइंस वाला भी है जो साइंस बैकग्राउंड से हो और अभी सीए स्टार्ट कर रहा हो? एनीवन? कोई साइंस बैकग्राउंड का तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना है? कोई भी? कोई नहीं है? नोबडी? ठीक है। अच्छा, एक बार एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, ठीक है, जब भी कोई मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तो जब तक वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता, आराम से कॉन्सेप्ट को सुन लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आराम से आप सुन लो। जैसे ही मैं पूछूंगा कि कोई डाउट है, उस टाइम पे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके पास एक हैंड रेस करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, है ना। जब आप हैंड रेस करोगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। बट प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बार बार उस हैंड रेस पे बटन मत दबाते जाना, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होगी। तो जब कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आराम से कॉन्सेप्ट को सुन लो, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा क्लास में, ठीक है। बाकी हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन विल ट्राई कि क्लास में ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। बट प्लीज़ वो बीच बीच में हैंड रेज वाला बटन प्रेस मत करना, चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं? सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सीए फाउंडेशन जो है, या मैं सिंपली बोलता हूँ जो सीए एज अ कोर्स है, उसमें ऐसा क्यों होता है कि रिज़ल्ट परसेंटेज बहुत कम आता है। अभी फॉर एग्जांपल सीए इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले सीए इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया। अराउंड 6% रिज़ल्ट आया, मतलब 100 में से 6 बच्चों ने, अगर 6% की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ 5 to 6% में बोल रहा हूँ, मैं अपर लिमिट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 6%, 5 to 6% का बोथ ग्रुप का रिजल्ट आया, मतलब 100 में से 5-6 बच्चे क्लियर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? कि कोई बता सकता है कि क्या रीज़न हो सकता है? मैं आपको एक बात बता दूँ, ये रीज़न तो कभी भी नहीं होगा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। अगर आप सीए फाउंडेशन में हो या आपने सीए चूज़ करी है, तो आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है। बिना पढ़े कोई सीए ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा, बिना पढ़े कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, राइट। तो पढ़ तो रहे। प्रतीक ने बोला इनकन्सिस्टेंसी। क्या लगता है आपको क्या फैक्टर हो सकते हैं? अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात भी करता हूँ, तो लेट्स से कि 30% रिजल्ट आ रहा है, बाकी जो 70% बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो क्लियर? डिमांड एंड सप्लाई, पेपर प्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है, स्ट्रैटेजी, ओके, रिवीजन, प्रैक्टिस, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं। देखो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलूँगा, ठीक है, 5 मिनट ऐसी बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई तो हमें करनी है। देखो ध्यान से सुनो, मुझे क्या लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मैंने भी एग्जाम्स दिए, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। मुझे क्या लगता है कि अगर आपको सीए का कोई भी लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास वो 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहली, जो ऑलमोस्ट सब में होती है, मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहली चीज़ है डेडिकेशन। अब डेडिकेशन का पहली बात तो मतलब क्या है? डेडिकेशन का सिंपल सा मतलब है कमिटमेंट।
कि आप प्रॉपर कमिटेड हो कि हाँ भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपकी लाइफ में और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। क्योंकि मुझे पता है इस एज में ना बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है, बहुत दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस होती है, कोई समझ ही नहीं पाता। भाई आपके पास फ़ोन है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिससे आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और भाई ये एज है डिस्ट्रैक्ट होने की, ठीक है। हमने तो भाई मतलब वेट किया था स्कूल कब खत्म होगा और मौज मस्ती कब शुरू होगी, वो बोली मौज मस्ती, राइट। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप इस एग्ज़ाम्स में कोई भी डिस्ट्रैक्शन मतलब आप अलाउ ही नहीं कर सकते। आप बेशक सोशल मीडिया की बात कर लो, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। कई बार ऐसा होता होगा कि इंस्टाग्राम चल रहा है, 5-10 मिनट इंस्टाग्राम देखते देखते 1 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला। यूट्यूब पे चलाया तो हमने किसी की वीडियो देखने के लिए था, कोई क्लास देखने के लिए, लेकिन उसके बाद रिकमेंडेड में कोई अच्छी वीडियो आ गई तो वो भी देख ली। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देखता हूँ, अब जब भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होता है तो मैं सोशल मीडिया से ना बिल्कुल कट हो जाता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम कंट्रोल कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता था, ठीक है। तो मुझे अपना एक सोल्यूशन पता था कि भाई लेट्स से अगर मैं सीए फाइनल की बात करता हूँ तो सीए फाइनल के लास्ट के 6 महीने में मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं था। मतलब 6 महीने कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते। 10-15 मिनट बोल के कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, वो कब आधा घंटा निकल जाता है, कब आपका 1 घंटा निकल जाता है, नहीं पता चलता, ठीक है। तो भाई डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा अभी एक बच्चे ने बोला कंसिस्टेंसी, अरे 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 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अब होता क्या है कि लेट्स से अभी जैसे सीए फाउंडेशन आपका शुरू हो रहा है, तो जो आपका एनर्जी लेवल होगा ना वो बहुत हाई लेवल पे होगा। जैसे कल क्लास नहीं हो पाई, कल क्लास नहीं हो पाई तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे आप, क्लास लो, पढ़ना है। तो ये क्या है, ये डेडिकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डेडिकेशन ना सिर्फ 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के लिए नहीं हो सकती। अगर लेट्स से आप सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो सीए फाउंडेशन भी 4 महीने का है कम से कम। लेट्स से आपके एग्जाम दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, 4 महीने हैं, तो ये डेडिकेशन क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली आपके पास होनी चाहिए। आप कंसिस्टेंटली डेडिकेटेड होने चाहिए 4 महीने के लिए। आप सीए का कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, सीए इंटरमीडिएट है, उसमें आपके पास 8 से 9 महीने हैं, तो आपको 8 से 9 महीने कंसिस्टेंट रहना है। आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे क्या करते हैं, आज पढ़ लेंगे 12 घंटे, आज तो मतलब आज सारा सिलेबस आज ही खत्म कर देंगे, और उसके बाद 2 दिन तक गायब, 2 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं है, फिर उठाएंगे बुक, फिर पढ़ लेंगे 10 घंटे, फिर 2 दिन तक गायब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। बेशक मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप शुरू करो 5-6 घंटे से, आप दिन में 6 घंटा पढ़ो, लेकिन वो रेगुलरली होना चाहिए, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, उसको एक हैबिट बना लो। अगर आपने पढ़ने को अपनी हैबिट बना लिया कि भाई दिन में 6 घंटे तो पढ़ना ही है, 8 घंटे तो पढ़ना ही है, तो फिर आप निकाल दोगे, कोई भी एग्जाम हो आप निकाल दोगे। तो डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट कि हाँ भाई पढ़ना तो है ही, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और कंसिस्टेंटली दूर रहना है। 2 दिन इंस्टाग्राम ना यूज़ करके तीसरे दिन पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, उससे नहीं होने वाला। बात समझ में आई। तीसरा जो बहुत बच्चे लैक करते हैं, पेशेंस बोला है हर्षित ने। अच्छा, मेरी क्लास 12th के बहुत सारे बच्चे आज आ गए। भाई स्कूल नहीं गए क्या तुम, यहाँ कैसे आ गए तुम, ठीक है। पेशेंस बोला है। अच्छा और कोई, अच्छा कुणाल भी यहीं पे, वेरी गुड। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड दूसरा इज प्लानिंग या स्ट्रैटेजी। कुछ बच्चों ने बोला था, मैं बोलूँगा स्ट्रैटेजी या प्लानिंग। अरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डिसिप्लिन आ गया डेडिकेशन में, सत्यम, राइट। अगर आप डेडिकेटेड हो तो डिसिप्लिन तो चाहिए। अब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने सीए फाइनल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी रीसेंट था, ठीक है, 2-3 साल पहले की बात है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप 4 महीने के लिए या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हो और आपके पास अभी 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपको चारों सब्जेक्ट्स को मेंटेन रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स से मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ। अगर आपने अकाउंट्स में कोई चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, अब 1 महीने तक अगर आपने उस चैप्टर को टच नहीं किया, क्योंकि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अभी के लिए मान लो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी बच्चे के पास मैथ्स नहीं है तो और परेशानी है, लॉ आपका नया सब्जेक्ट है। तो अगर लेट्स से आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लो आपने सिंपली बीआरएस पढ़ लिया, ठीक है, बीआरएस आज कंप्लीट हो गया, अगर 1 महीना या 1.5 महीना आपने बीआरएस नहीं उठाया तो आपको क्या लगता है, क्या जो आपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन की थी बीआरएस की वो सेम रहेगी? नहीं।
स्पेशली अगर मैं थ्योरी की बात करता हूँ, ठीक है, थ्योरी मान लेते हैं, जैसे लॉ है, अगर कुछ बच्चों ने लॉ स्टार्ट करी है तो लॉ के साथ क्या कैसे होता है, मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ लिया, उसके प्रोविजंस पढ़ लिए, एग्जांपल्स पढ़ लिए, केस स्टडीज पढ़ ली, 1 महीने तक आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा मत पढ़ो, 1 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओ, क्या लगता है आपको क्या होगा उस एक्ट के साथ? सब कुछ याद होगा आपको? मैं आपको सच बताऊं, आप ऑलमोस्ट जीरो से शुरू कर रहे होगे दोबारा। अगर आपने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा और 1 महीने तक अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा नहीं पढ़ा, आप जीरो से ही शुरू कर रहे होगे। ऐसा होता है मोस्टली सब्जेक्ट्स के साथ। आप बेशक अकाउंट्स की बात कर लो, अगर आपने कोई भी पढ़ा, अब अकाउंट्स थोड़ा प्रैक्टिकल है तो थोड़ा बहुत तो याद रह जाता है, बट अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में BCK हो गया, लॉ है, ठीक है, अब अकाउंट्स में भी थ्योरी है, पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है 20 नंबर का, उसमें ऑलमोस्ट थ्योरी होती है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली, ठीक है, उसको रेगुलर मैं बोलूँगा ब्लॉक्स में रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कैसे होगी कि भाई आपको पता है कि आपने ये चैप्टर इस दिन पे कंप्लीट कर लिया था, तो विद इन 2 वीक्स या मैं मैक्सिमम बोलूँगा 15 दिन के अंदर 1-2 घंटे निकाल के आपको उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है। सर कैसे होगा, उसका पूरी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। आप खुद सोचो, CA फाइनल में मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने थे और 8 सब्जेक्ट्स थे, 8 बोथ ग्रुप्स, ठीक है। मैं अपनी बात क्या, मैं किसी की भी बात करूँ जो CA फाउंडेशन के या CA फाइनल के बोथ ग्रुप्स देता है या CA इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स देता है, उसके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एग्ज़ाम के बीच में एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, बेशक वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। तो आपको इस तरीके से प्लान करना होता है कि भाई उस एक दिन में या उस 1.5 दिन में आप कैसे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे। अगर आपने उस 1.5 दिन की प्लानिंग नहीं करी ना दोस्तों, तो सबसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको याद क्या रहने वाला है, जो आपने उस 1.5 दिन में पढ़ा है। सच्ची बात यही है, जो 1.5 दिन में आपने अच्छे से पढ़ा है ना, एग्जाम में मोस्टली आपको वही याद रहेगा। तो उस 1.5 डेज की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 3 चीज़ें आप प्रॉपरली कर लेते हो ना, तो बेशक वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो आप सही। अगर आप आपने अगर CA करने का सोचा है तो कुछ तो सोच के सोचा होगा, राइट, ठीक है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। अब कुछ बच्चों ने बोला था यहाँ पे मोटिवेशन, किसी ने बोला था मोटिवेशन कि भाई मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कैसे। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, कि भाई आप वीडियोस देख रहे हो, किसी के भी वीडियोस देख रहे हो, कोई भी टीचर की वीडियोस देख रहे हो, और उन वीडियोस से अगर आप मोटिवेटेड हो रहे हो, उन वीडियो से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपना वाई आइडेंटिफाई नहीं किया है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप CA कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ तो एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि CA क्यों कर रहे हो। चलो बताओ, हाँ जी, क्या रीज़न है आपका कि क्यों कर रहे हो CA, एक्सेप्ट कि सर बहुत पैसा मिलता है, ठीक है। इस रीज़न के अलावा क्या रीज़न है कि आपने CA करने का सोचा है? एवरीबडी थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। पहली क्लास है तो थोड़ा आराम से बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं उसके बाद। अब अच्छा, एक बच्चे ने बोला है रिस्पेक्ट, एक बच्चे ने बोला है पैशन। हाँ जी, बाकी क्यों सोचा CA करने का? सत्यम ने बोला अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। अच्छा ठीक है, ओके सत्यम, आई विल कम बैक टू यू। अजय ने बोला है कि आई लाइक कॉमर्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट्स। फाइनेंस का डॉक्टर बनना है हर्षित को, फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल। हर्ष, गुड वन। स्किल्स ऑफ कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड ऑल। किसी को दिखा अब आयुष को किसी को दिखाना है, ठीक है। अब जिसको भी उसको दिखाना है, अगर वो नहीं रहा तो फिर क्या दिक्कत, वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रूव माई सेल्फ, मस्त लगता है। ऋषभ, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। जो भी आपके रीजंस है, ठीक है, वो 2 लेटर नेम के आगे चाहिए। मुस्कान ने कहा वो 2 लेटर जो CA है वो नेम के आगे चाहिए, ठीक है, राइट, ठीक है। किसी का कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो। मैं ये नहीं कह रहा किसी का रीज़न सही है, किसी का रीज़न गलत है, कुछ भी रीज़न हो, बस इतना ध्यान रखना। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि लेट्स से बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे, बहुत दिन आएंगे, अभी आपके CA फाउंडेशन में ही आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ऐसे दिन आएंगे जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा कि यार बहुत पढ़ लिया यार, आज ब्रेक चाहिए। जब आप थोड़ा सा क्या करोगे, थोड़ा सा डाउन फील करोगे,
थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करोगे, थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आप उसके बारे में सोचोगे कि भाई मैंने स्टार्ट क्यों किया, मुझे सीए बनना क्यों है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका वाई अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि भाई मैंने सीए चालू क्यों करा, मैं सीए बनना क्यों चाहता हूँ या बनना क्यों चाहती हूँ। अगर आपका वाई स्ट्रांग है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने कहा कि भाई पेरेंट्स को थोड़ा सा स्टेबल करना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग रीज़न है, ठीक है। तो जिस दिन आप थोड़ा डाउन फील कर रहे होगे, जब भी आप अपने पेरेंट्स को देखोगे या जब भी आप सोचोगे कि भाई मैंने शुरू क्यों किया, तो आपको लगता है कि आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप किसी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो मोटिवेट होने के लिए, तो इसका मतलब दोस्त वो अभी अंदर आग जगी नहीं है, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन अभी आई नहीं है। तो जब तक वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगी ना, और जब तक आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तब मैं आपको बता रहा हूँ ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये फेल होती रहेगी। क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर आपको 4 महीने, ठीक है, 4 महीने रेगुलरली पढ़ना है, मैं तो अभी सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, रेगुलरली का मतलब समझ रहे हो कि मोस्टली बच्चे यहाँ पे मुझे लगता है शायद कॉलेज जाने के लिए भी सोच नहीं रहे हैं, या जाएंगे जो भी अलग बात है। आप 4 महीने घर में बैठे हो, ठीक है, घर में बैठे हो और तो कुछ नहीं कर रहे। मैं इनफैक्ट बोलूँगा 5 महीने, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम्स है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अभी से 4 से 5 महीने अगर आप घर में बैठे हो और आपको सिर्फ पढ़ना है, आपके पास अभी और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, राइट, कि भाई स्कूल जा रहे थे तो दोस्तों से बात हो रही थी, आप अकेले घर में बैठे हो, अनलेस आप कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाते, और क्योंकि आप यहाँ पे हो तो शायद ऑफलाइन कोचिंग आप नहीं जा रहे हो, राइट। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, तो नहीं जा रहे होगे, 4 महीने आपको घर पे अकेले बैठना है, तो भाई उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक मोटिवेशन तो चाहिए कि भाई डेली उठना है, एक रूटीन फॉलो करना है। जैसे मैंने बोला, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर रूटीन होना ज़रूरी है, डेडिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपका वाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अपना वाई आइडेंटिफाई नहीं किया तो एक बार आराम से सोचो, कोई देर नहीं हुई है, ठीक है। हो सकता है आप, कुछ बच्चे क्या होते हैं, दोस्त को देख के आ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स ने बोल दिया तो कर दिया, कुछ होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो सीए कर ली, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन एक बार सोच लेना कि भाई क्यों कर रहे हैं सीए। जब एक बार आपको एक बहुत ही स्ट्रांग रीज़न मिल जाएगा ना, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हर्षित ने बोला डज फिटनेस अफेक्ट स्टडीज़। अब आई डोंट नो मेरी सीए जर्नी की वीडियोस किस किस ने देखी, किस किस ने नहीं देखी, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीए एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं ना, तो आपका हेल्थ, आपके जो हेल्थ है, ठीक है, एंड व्हेन आई एम सेइंग हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब कुछ, आपकी हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी डाइट सही नहीं है, एग्ज़ाम्स टाइम पे आप बीमार पड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना रूटीन को इस तरीके से बनाना है आपको। देखो अभी आप सीए फाउंडेशन में हो, ठीक है, सीए फाउंडेशन में हो, तो मैं सच बताऊं तो अभी आप कुछ चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो। जैसे आप सुबह उठ के कुछ खेलने जा सकते हो, आप बैडमिंटन खेलने जाओ या कहीं भी, मतलब कुछ भी हो, आप वॉक पे जा रहे हो, आप रनिंग पे जा रहे हो, जिम जा रहे हो, जहाँ मर्जी जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लेट्स से टेबल चेयर पे बैठ रहे हो, तो दिन में अगर आप 10 घंटे टेबल चेयर पे बैठ रहे हो और आपके लाइफ में कोई भी फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो दोस्त बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत। ये 1 या 2 साल का कोर्स तो है नहीं, है ना, कि जो निकाल दोगे। मिनिमम 4 से 5 साल लगेंगे, 4 साल तो मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 साल लगेंगे, राइट। तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मेंटल या इमोशनल का मतलब क्या हो गया? अगर आप मतलब लेट्स से किसी भी चीज़ से अपसेट हो या कुछ भी आपको हो रहा है, डिस्कस करो, थोड़ा मेडिटेशन करो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगेगा कि यार ये क्यों ही कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, जब मैं बोल रहा हूँ कि चलो थोड़ा जैसे साइकिलिंग हर्ष जाता है या कहीं भी बाहर चले जाओ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बता सकता हूँ कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, सर 1 घंटा कौन जाएगा बाहर, टाइम वेस्ट, इससे अच्छा पढ़ लो। वो 1 घंटा ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अगर आप अपना टाइम हेल्थ पे दे रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है, नहीं तो बेटा हेल्थ आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगी बाद में। अगर अभी आपने अपना कुछ टाइम हेल्थ पे नहीं दिया, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो हेल्थ की वजह से जो टाइम वेस्ट हो सकता है ना, उसका आपको आइडिया नहीं है। मैंने सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप
छोड़ दिया था, एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैक पेन। ठीक है, तो सोच लो कि मैं प्रिपेयर था, मैंने सीए इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप प्रिपेयर कर रखा है और मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो क्या फ़ायदा, मेरा 6 महीने वेस्ट हो गए। इससे अच्छा अगर मैं डेली 1-2 घंटे निकाल लेता तो भाई हो जाता काम। अरे ऋषभ कभी भी जाओ, देखो मैं आपको कोई रूटीन नहीं बताने वाला हूँ कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, सबका अपना अपना रूटीन है। कोई हो सकता है कि रात को पढ़ रहा हो, कोई हो सकता है सुबह पढ़ रहा हो। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कैसे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, उनमें आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हो तो सुबह सुबह 1 घंटा बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ते टाइम ध्यान रखनी है। सीए विथ कॉलेज करना चाहिए, आदर्श इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है, इस पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। 12th के साथ तैयारी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 वीडियोज़ हैं जो मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, क्लास में अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं एक ही बार यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। पहला टॉपिक कि सीए विथ कॉलेज करना चाहिए, रेगुलर कॉलेज, या सीए की जो हमारी फाउंडेशन की स्टडीज़ हैं वो 12th के साथ कैसे हो सकती है, इस पे वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये कुछ चीज़ें थी। अब फटाफट से आते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। किसी को और कुछ पूछना है, जनरल चीज़ कुछ भी पूछनी है। 12th की इको और सीए की इको सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, इनफैक्ट 12th की जो इको जैसे नेशनल इनकम वगैरह वो वहाँ पे नहीं है, तो कम है। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ी कम ही है। कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो आपकी थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, थोड़ी सी एडिशन हो जाएगा, लेकिन हाँ टॉपिक्स मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम है। ठीक है, हाँ जी, एनीवन एल्स? मैंने आज तक इको नहीं पढ़ी ऋषभ, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ओके राइट, ठीक है, आ जाओ फटाफट से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्क्स वेटेज आपकी कैसे रहने वाली है। मार्क्स वेटेज का मतलब क्या है कि भाई जो आपके एग्जाम्स में चैप्टर आ रहे हैं, जो एग्जाम्स में चैप्टर आ रहे हैं उनकी वेटेज क्या होने वाली है। तो ये वेटेज जो आपके सामने है, ये आईसीआई ने, जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, उन्होंने नवंबर 2019 के आसपास दी थी। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मोर और लेस ये सेम होने वाला है कि वेटेज क्या होने वाली है। आपको पता है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, राइट। पेपर नंबर 1 सारे ही 100 मार्क्स के हैं। पेपर नंबर 1 जो आपका है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, राइट। ठीक है, अब इसमें मैं अगर बात करता हूँ तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 6, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन वो हमेशा क्या होता है, कंपल्सरी। 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से फर्स्ट आपका कंपल्सरी होगा। 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आउट ऑफ 6 आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपल्सरी हो गया, बाकी जो 5 क्वेश्चन बच गए, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, मतलब उसमें सब पार्ट्स होते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो उसमें 3-4 पार्ट्स हो सकते हैं, कोई 8 मार्क का होगा, कोई 4 का, ऐसे ऐसे आपके पास आ सकते हैं, राइट। तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। देखो कितना आसान है। अभी आपको कितना आसान लग रहा होगा कि यार 100 में से 40 ही तो लाने हैं, हाँ या ना, मिनिमम 40 ही तो लाने हैं, वो तो आ ही जाएंगे भाई, वो तो आ ही जाने चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चों का भी 12th का रिजल्ट आया होगा तो उन्होंने तो 95 क्रॉस किया है, तो 40 लाना कोई मुश्किल बात है कि नहीं? बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। लेकिन क्या हमारा टारगेट 40 रहने वाला है? नहीं, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीए फाउंडेशन में भी होगा, इंटरमीडिएट में भी होगा, फाउंडेशन और उसके बाद फाइनल में भी होगा। मतलब अकाउंट्स तो आपसे सीए से तो कोई छीनने नहीं वाला, ठीक है, वो तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो भाई हमारा टारगेट क्या होने वाला है? 90+। सर क्या बात कर रहे हो, 12th में आए हैं ना? 12th में अगर फॉर एग्जांपल आपके नहीं आया है, आपने देखा है ना बच्चों के 90+ आए हैं, ठीक है, 100 नंबर भी आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 90+ लाना बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल सा है, नहीं, बच्चों के आते हैं। सीए फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई 90+ लाना कोई बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं है। अगेन वही 3 चीज़ें चाहिए, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो 90+ आप स्कोर कर सकते हो। प्लस टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए, ठीक है, टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए। थोड़ी बहुत चूक भी हो गई तो 80 तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? 90+ हमें टारगेट लेके चलना है कि भाई हमें अकाउंट्स में 90+ स्कोर करना है। क्योंकि मैं आपको बोलूँ तो 70 to 80% सिलेबस तो आपका 11th-12th वाला है जो आप पढ़कर आए हो। 11th-12th का अगर थोड़ा भी याद होगा तो हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहली यूनिट जो आपकी है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क।
क्या है आपका जो बेस है, जो आपका सीए फाउंडेशन का क्या है, जो बेस आपका रहने वाला है, जिसमें आप थ्योरीज पढ़ोगे कि भाई अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब क्या होता है, जो बच्चे 11th-12th में पढ़ कर आए हैं उनको ना ये बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा पहले पढ़ रखा है, लेकिन हमें पढ़ना तो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने अपनी 11th ऑनलाइन निकाली है, मेजॉरिटी बच्चों ने अपनी 11th ऑनलाइन ही निकाली होगी जहाँ तक मुझे लगता है। ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन क्लासेस, वो सब चीज़ें, प्लस 5 to 10%, मतलब अराउंड 10 मार्क्स का ये आ सकता है, अराउंड 10 मार्क्स का ये आ सकता है, 5 मार्क्स to 10 मार्क्स का आ सकता है। तो देखो छोड़ना तो हमें कुछ भी नहीं है अगर हम 90+ स्कोर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि थ्योरी है सो आई विल ट्राई कि ये पहले के 7 से 10 दिन में निपटा दें। 7 to 10 डेज में इसको हम क्या कर देंगे, 7 to 10 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे। और कहाँ से कंप्लीट करेंगे, हम अपनी क्लास में जो फॉलो करने वाले हैं वो ICAI का क्या है, स्टडी मटेरियल। अगर हमने स्टडी मटेरियल ढंग से कर लिया, ठीक है, हमें स्टडी मटेरियल पूरा करना है, राइट। स्टडी मटेरियल पूरा करने के बाद और क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पिछले जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट, राइट। ठीक है, आपको बेसिकली क्या है, जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या करेंगे, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, नॉर्मल आपके क्लास टेस्ट होंगे, लेकिन हम मेजरली कवर क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल, उससे बाहर से नहीं आता है। जितने भी आप और टीचर के नोट्स देखोगे तो वो बने स्टडी मटेरियल से ही हुए हैं, उन्होंने कुछ कुछ लाइनें काट दी हैं, और है क्या है आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल, और उनके खुद के कोई नोट्स नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हर्षित नोट्स वगैरह आपको मैं मार्क करा दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वैसे कोई अलग से नोट्स अभी नहीं मिलने वाले। नीलेश कुछ पूछना है या गलती से हो गया? ठीक है, बाद में एक बार आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस आपको दिख रहा होगा कि 25 to 30%, मतलब 100 में से 25 से 30 नंबर का तो अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है, वही सब चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है, बस कुछ एक आधी चीज़ें जो नहीं है। जैसे कि क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल लेजर, क्या नहीं पढ़ा 11th-12th में? अरे बहुत पढ़ा है, यस और नो, 11th-12th में तो बहुत पढ़ा है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th में, यस और नो। अब अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो बच्चे 12th के हैं अभी, हर्षित, कुणाल, जो मतलब जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, देख लो, जो तुमने 11th में मुझसे पढ़ा है वही सब किस में है, सीए फाउंडेशन में। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ये थोड़ा सा अलग है, डेफिनेट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेप्रीसिएशन भी 11th में था, थोड़ा सा और अलग है। तो अगर आप देखोगे 25 to 30 मार्क्स का आपके क्या आने वाला है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, BRS, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री। बात समझ रहे हो, राइट। ठीक है, इजी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका एक ये चीज़ जो बिल्कुल ही अलग है, मतलब बिल्कुल अलग, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये आपका थोड़ा सा अलग है, जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है। और आपका ये कितना आने वाला है, 15 to 20 मार्क्स। तो इस पे हमें टाइम ज़्यादा डिवोट करना होगा। देखो हमारे पास टाइम तो है, हमारे पास अराउंड 3 से 4 महीने हैं, लेकिन हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करता हूँ तो रेक्टिफिकेशन अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा अगर आपको भी करा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, याद मतलब रिकॉल हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वही है जो हमने 11th में पढ़ा है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, ये अलग है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग है, जो बिल्कुल अलग है, 15 to 20 मार्क्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिट है वो कौन सी है, 30 to 40%, मतलब 30 से 40 नंबर। ये अकेली यूनिट पास करा सकती है आपको। ठीक है, इसमें क्या आने वाला है, जो आपने 11th में पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स। क्या पढ़ा आपने फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वही सब चीज़ें, कुछ भी अलग नहीं है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, हाँ जी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जो आपने पढ़ा है, या अभी जो आप 12th में पढ़ रहे हो, अगर कोई भी 12th का बच्चा यहाँ पे है, वही सब चीज़ें देखो। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सेम 30 to 40 मार्क्स का ऑलमोस्ट आपका सेम है। एनपीओ पढ़ा सबने, 12th में था, इस बार तो कट गया, लेकिन एनपीओ सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर जो बच्चे भी 12th पास करके आए, भाई क्या है, 30 to 40% में वो टॉपिक्स हैं
जो पढ़ा ही हुआ है आपने। उसके बाद लास्ट आता है 10 to 15% में कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, अगेन सेम। तो इसका मतलब अगर आप ये वाली यूनिट देख रहे हो, पूरी यूनिट देख रहे हो, ठीक है, कौन सी यूनिट देख रहे हो, 7, 8, 9, 10, मतलब 4th और 5th यूनिट जो हमारी है, 4th और 5th यूनिट, ये हमारी 4th यूनिट है और ये हमारी 5th यूनिट है। तो यही 50 to 60% कवर हो रही है, 50 to 55%, मतलब 50 नंबर का पेपर आपके 12th के सिलेबस से पूरा उठ के आ रहा है, पूरा 50 मार्क का आपको दिख रहा है, राइट। क्या क्या है, वही सब चीज़ें। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे भी क्लास 12th में हैं, ठीक है, तो भाई ये मत सोचो कि 12th के जो आप पढ़ रहे हो उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। अगर आप सीए कर रहे हो तो ये रेलेवेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, मार्क्स की वेटेज है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आज का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आपसे ही पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है सिलेबस में, किसी भी चीज़ में, नहीं तो फिर आज हम थोड़ा बहुत से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं पूछना है, पानी पी लूँ मैं। अब शुरू तो हम किससे करने वाले हैं, ठीक है। शुरू, नीलेश क्या हो गया दोस्त, क्या पूछना है? मेरा वो कहाँ गया ईयरफोन, एक सेकेंड। नीलेश ने 2 बार माइक ऑन किया है, तो एक बार देख लेते हैं नीलेश को क्या कहना है। यस नीलेश बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, फिर शुरू करते हैं। नहीं हो सकती क्लास इवनिंग में बिल्कुल भी। अब अभी आप 12th में हो? हाँ तो बेटा वो अभी ये मैंने इसलिए बोला कि मेनली जो ये क्लासेस हैं वो नवंबर 2022 वालों के लिए। तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जिनका मई 2023 में है उनके लिए लाइव क्लास मैं दोबारा कर लूँगा नवंबर के बाद, टेंशन मत लो। हाँ आप मई में ही दे सकते हो, नवंबर में तो आप दे ही नहीं सकते अभी। नीलेश भाई सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पढ़ाई करनी है, सब टॉप करेंगे। आपको मार्क्स लेकर आने हैं तो उसमें टीचर का इतना कुछ रोल नहीं होता है भाई, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी है आपको, पढ़ाई तो आपको करनी है, मैं तो बस गाइड कर सकता हूँ। आ जाओ फटाफट से फर्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पे फटाफट से आ जाते हैं कि क्या है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन ऑफ कोर्स पढ़ना है। जो बच्चों ने 11 ढंग से नहीं पढ़ी है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये है यूनिट का ओवरव्यू कि एक्चुअली में हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आज डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। फटाफट से शुरू करते हैं। देखो मैं आपको स्टडी मटेरियल पहले बता देता हूँ, बेशक आप सीए फाउंडेशन करो, इंटरमीडिएट करो, या फिर आप करो सीए फाइनल, कुछ भी करो। सीए जो आईसीआई का जो ये स्टडी मटेरियल है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो हो गया काम, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी आप कलरफुल नोट्स ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं से भी कर लो, अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो 12th MCQ है वो ना देखें, फिर 12th में है, अच्छा जो 12th में है वो ना देखें फिर, क्योंकि हम दिसंबर का टाइम नहीं दे सकते। 7 आप दिसंबर का टाइम तो डेफिनेटली नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन का अटैम्प्ट कब देख सकते हो, जब आपने 12th के एग्जाम्स दे दिए। तो आपका अटैम्प्ट होगा तो मई वाला ही, ठीक है, मई वाला ही होगा। लेकिन अगर आपको 12th के साथ साथ प्रिपेयर करना है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आ जाओ फटाफट से आ जाओ। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो मुझे बताओ, आराम से बताओ कि जब भी कोई आपसे बोलेगा अकाउंटिंग तो क्या सोचते हो आप, अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग आपको क्या लगता है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते होंगे? हाँ जी जल्दी से मेरे को चाहिए भाई, रिप्लाईज चाहिए आपके चैट सेक्शन में। एनी टाइप ऑफ काउंटिंग, ऋषभ कह रहे एनी टाइप ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अच्छा नाइस वन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है। बुक कीपिंग, अच्छा एनालिसिस ऑफ डेटा, ओके ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी टर्म्स इन बुक्स, मेंटेनिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। अच्छा बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो, ठीक है, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ और अकाउंटिंग से बच्चे क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग से बच्चे बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग का मतलब था कि भाई आपके पास एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो आप? जर्नल में।
है ना भाई, कोई साइंस का बच्चा तो नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है। कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप? रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, बिल्कुल सही बात है। तो क्या अकाउंटिंग में मत जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है? जो बच्चे बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ P&L, ठीक है, व्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विच कैन बी इजिली अंडरस्टैंड, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग का मीनिंग आप समझ रहे हो ना, उससे बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है, बहुत ब्रॉड मीनिंग है किसका? अकाउंटिंग का, जो अब हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको सिर्फ पता हो कि रिकॉर्डिंग करना है, आपको पता हो कि भाई हमें सिर्फ क्लासीफाई करना है या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। क्या अकाउंटिंग का मीनिंग सिर्फ इससे लिमिटेड है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कुछ बच्चों ने बोला अकाउंटिंग का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ काउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग है, क्या सिर्फ अकाउंटेंट्स ही करते हैं? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारा हिसाब किताब रखते हैं। हिसाब किताब का मतलब क्या हो गया कि भाई कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा बच गया, आपकी एजुकेशन में कितना पैसा लग रहा है, अगर वेकेशन पे जाना है तो कितना पैसा हम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब जो हिसाब किताब है, मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से तो अकाउंटिंग ही है। क्या है? बिल्कुल, मम्मी भी अकाउंटिंग करती है, 100%। मम्मी तो भाई बहुत बढ़िया अकाउंटिंग करती है। जो आपका घर का पूरा हिसाब किताब रखना है, उसको भी मैं क्या बोलूँगा कि एक तरीके से वो भी क्या हो रहा है? अकाउंटिंग ही हो रहा है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करो तब तक उसको आप अकाउंटिंग नहीं बोल सकते, नहीं। जैसे आप मान लो लेट्स से कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो, जो नॉर्मल ग्रोसरी शॉप होती है, आप अगर उनसे कोई सामान उधार पर लेकर आते हो, तो क्या वो कहीं रजिस्टर में लिखते हैं? हाँ बिल्कुल लिखते हैं कि हाँ मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं। अब कोई जर्नल नहीं बना रहे हैं, वो कोई जर्नल नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं कि हाँ आज मैंने इतनी सेल करी है, मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो भाई उनके हिसाब से तो वो क्या है? उनके हिसाब से वो क्या हो गई? अकाउंटिंग। यस और नो? तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया भाई? सिंपल अगर आपको बोलो तो बिजनेस की, जैसे भी किसी बच्चे ने बोला था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा? अकाउंटिंग। वीडियो स्टॉप हो गई है। अच्छा, सबको प्रॉब्लम आ रही है? एवरीबडी? नो सर? अच्छा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक बार दोबारा लीव करके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। हो सकता है इंटरनेट इशू हो जाए, ठीक है। बाकी क्योंकि अगर सब में प्रॉब्लम आ रही होती तो इसका मतलब मेरे एंड से होती, लेकिन क्योंकि बाकी सब में नहीं आ रही है तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकता है। ऑल ओके, राइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखो, ये तो हो गया कि भाई अकाउंटिंग कहाँ कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस में नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि भाई आपका स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में भी क्या है? अकाउंटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? मेंबर्स जो होते हैं वो पैसे देते हैं, पैसे खर्च करते हैं। बेशक हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हो, तो हर जगह अकाउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि भाई पैसे का हिसाब तो हर जगह रखना है, पैसे का हिसाब तो हर जगह रखना ही है। तो अकाउंटिंग हर जगह हो रही है, हिसाब किताब हर जगह हो रहा है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होती है। तो बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होती है, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या था? कोई बता सकता है कि अगर मुझे बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता था? सबसे पहली चीज़ मैं ये आइडेंटिफाई करता था कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी है। याद आ रहा है किसी को? 11th में पढ़ा था भाई। मैं अकाउंटिंग किसकी करूंगा? मैं अकाउंटिंग करूंगा अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। किसकी करूंगा? राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कुछ बच्चों को 11th याद है, कुछ बच्चों ने 11th पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बात आती है कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं बिजनेस में बात करूं तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। क्या मतलब है इसका? कि आपने बिजनेस में अगर कोई भी एक्टिविटी करी है, लेट्स से आपने कोई गुड्स परचेज करे, तो क्या ये एक बिजनेस एक्टिविटी है? हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजैक्शन। क्या बोलूंगा? ट्रांजैक्शन। और एक टर्म होता है आपका इवेंट, ठीक है। मुझे याद है अभी भी जब भी मैं 11th को पढ़ाता हूँ तो इन दो टर्म्स में ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब क्या है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्टिविटी, जो आपके बिजनेस में एक्टिविटी हुई है। इवेंट का मतलब है उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या हुआ है। बात समझ रहे हो? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से कि आपने गुड्स परचेज करे, तो ये क्या है? ये आपने एक एक्टिविटी करी है, तो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या है? आपने कुछ ट्रांजैक्शन करी है, कुछ एक्सचेंज हुआ है। यस और नो? कुछ आपने गुड्स परचेज करे, पैसे दिए, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने मनी एक्सचेंज किया, दिस इज ट्रांजैक्शन।
लेकिन इवेंट क्या हुआ इसमें? इवेंट हुआ कि अब आपके पास लेट्स से 10,000 रुपीज़ के गुड्स आ गए, तो 10,000 रुपीज़ का जो आपका स्टॉक है वो एक इवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने गुड्स की सेल करी है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कितने की सेल करी है आपने? लेट्स से 10,000 की, 10,000 रुपीज़ की आपने गुड्स की सेल करी, तो ये क्या है? दिस इज अ ट्रांजेक्शन, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। लेकिन इस गुड्स की सेल से आपको लेट्स से 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? दैट इज अ इवेंट, दैट इज अ इवेंट। बात समझ में आ रही है? ट्रांजेक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है एवरीबडी? राइट हाँ, कैश और नॉन कैश पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को याद आ रहा है तो बच्चे लिख रहे हैं कैश एंड नॉन कैश। जब भी मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? बिजनेस ट्रांजेक्शन की। अब ट्रांजेक्शन्स जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं अपने अकाउंटिंग में किसकी अकाउंटिंग कर सकता हूँ? मैं अपने बुक्स में किसकी अकाउंटिंग कर सकता हूँ? सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की जो क्या है? मॉनेटरी है, मतलब जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ। ये तो सबको पता है, राइट अगर मुझे लेट्स से कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो मुझे उसकी मनी वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। यस नो। अब क्या होता है कि लेट्स से कि आपने एक नया शोरूम ओपन किया, आपने एक नया शोरूम ओपन किया, क्या एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं भाई, नया शोरूम ओपन किया है, क्या आप इसको मनी में मेजर कर सकते हो? नहीं। आपने एक नई शॉप ओपन करी है, नहीं। लेकिन अब मान लो आपको ये बता दिया जाए कि भाई उस शॉप को बनाने में इतना खर्चा लग गया, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में इतना एक्सपेंस हुआ है, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि मैंने क्या किया, मैंने आज कोई एम्प्लॉयज़ को हायर किया, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ को हायर करना, इसको थोड़ी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उस एम्प्लॉय को मैं सैलरी कितनी पे कर रहा हूँ, मैंने सैलरी कितनी पे करी, इसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यस और नो। तो जो ट्रांजेक्शन्स, जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसकी मनी वैल्यू होती है, जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ, मैं अपनी बुक्स में सिर्फ उसी की अकाउंटिंग कर सकता हूँ। और इवेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है, जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है, दैट इज अ इवेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? फटाफट से जल्दी से बताओ, फिर आगे चले। किसी को डाउट है? एनीबडी? ठीक है, देखो देखो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं यार, 11th-12th वाली है, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर रखी है, बस मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वही रेलेवेंट है, राइट। ठीक है, अब देखो लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्यों हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, क्यों हम उसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या लिखा है यहाँ पे, आपको लिखना क्या, अगर लेट्स से आ जाए 1 मार्कर 2 मार्कर में, द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रेशनल एंड साउंड डिसीजन मेकर एंड दस कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर क्या समझ में आया ये? ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो कि देखो अकाउंटिंग का आज की डेट में, अगर मैं आज की डेट में आपसे पूछूं, अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि भाई जो आपके यूजर्स हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प होनी चाहिए। अब मैं जब भी बोल रहा हूँ यूजर्स, अगर कुछ बच्चों को याद हो, यूजर्स का मतलब क्या होता है? यूजर्स का मतलब होता है, सर हाईलाइट करते चले, ऋषभ आप हाईलाइट कर सकते हो, बिल्कुल जो मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, एक ये पीडीएफ सबके पास है, सबको पता है ये पीडीएफ कहाँ से निकल सकती है? कोई ऐसा है, मैंने पूछा नहीं ये बात, लेकिन सबको पता है ना ये पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी? अच्छा नहीं पता है, ओहो अच्छा, जिसको नहीं पता है ठीक है, देखो आपकी एक जो आपके अब मंदिर है, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनकी एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं ये वेबसाइट का लिंक जो है ना वो आपको अभी भेज देता हूँ, रुको मैं चैट सेक्शन में भेज देता हूँ, वो वेबसाइट अपने पास सेव कर लो। यहाँ पे आपको सिलेबस, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लिंक मैंने आपको दे दिया है, फाउंडेशन का कोर्स का लिंक है, देख लेना, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स बेसिकली लेट्स से कि अगर मैं कौन हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय मतलब जो जॉब ढूंढ रहा है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो अभी जॉब ढूंढ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई मुझे अगर एक कंपनी में जॉब करनी है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मुझे यार ये देखना ज़रूरी है कि भाई क्या ये कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है, हाँ है ना, अच्छा खासा पैसा वैसा कमाती है। क्योंकि मान लो अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी हुई, जो कंपनी डूब रही है, जैसे अगर मेरे पास जब भी डूबने का एग्जाम्पल आता है तो मेरे पास एग्जाम्पल आता है किंगफिशर का, अगर किसी को बताओ, तो वो एक ऐसी कंपनी थी जो डूब रही थी,
है ना। अब वो जब कंपनी डूब रही थी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे ही नहीं कर पाई। अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसके पास पैसा ही नहीं है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे पे करेगी, नहीं कर पाई। तो अगर मुझे किसी भी कंपनी में जॉब लेनी है तो मुझे ये देखना ज़रूरी है कि यह कंपनी पैसा वैसा कमाती है। कैसे देखूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंपनी के पास पैसा वैसा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा भाई? जब तक जो आपका बिजनेस है, जो बिजनेस है, ठीक है, जो कंपनी है, वही मुझे क्या करती है, वही कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट का मतलब क्या है? वही बताती है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, वही बताएगी उसकी बैलेंस शीट कितनी है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी का, ठीक है, गूगल भी कर दोगे कि भाई रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस, रिलायंस की बैलेंस शीट निकल जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है, वो कम्युनिकेट करती है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो आपको बता देंगे, आपको मिल जाएगा कि भाई इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इसका बैलेंस शीट कितनी है, एसेट्स कितने हैं। तो वो क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई उसके ना बहुत सारे यूजर्स हैं। जैसे मैं एक यूजर हूँ। यूजर का सिंपल सा मतलब है कि जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या लेता है, डिसीजन लेता है। क्या लेता है? डिसीजन लेता है। मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर का मतलब सबको पता है। इन्वेस्टर का मतलब कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, अब मैं देख रहा हूँ कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। क्या मैं रिलायंस में लगाऊँ, क्या मैं टाटा में लगाऊँ, या मैं जोमेटो में लगाऊँ, या मैं पेटीएम पे लगाऊँ। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये बहुत सारी कंपनीज है जिसमें अपना पैसा लगा सकता हूँ, मैं अपने पैसे उनको दे सकता हूँ और वो मुझे कमा के देंगे। जैसे नो मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे कैसे डिसाइड करूँगा? ऑफ कोर्स उनकी बैलेंस शीट देखूंगा, उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा, कैश फ्लो देखूंगा, बहुत सारी चीज़ें देखूंगा, राइट। तो मैं कौन हूँ? यूज़र। तो ऐसे बिजनेस के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो अकाउंटिंग का आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि भाई जितने भी यूजर्स हैं उनको डिसीजन लेने में क्या होनी चाहिए भाई, प्रॉपर हेल्प मिलनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। अब दोबारा पढ़ो, द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम कौन है? हम डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो यूजर्स हैं। इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया? बिजनेस की लैंग्वेज। कि बिजनेस कैसा काम कर रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये बता रहा है कौन? अकाउंटिंग। इसलिए क्या बोला गया उसको? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जल्दी से बताओ। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक ही लाइन थी लेकिन उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी। कम्युनिकेशन, राइट। ऑल क्लियर एवरीबडी? चल सकते हैं आगे? ओके। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद कुछ 11th की आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे आपका एक फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड पेज पे लिखा हुआ था। किसने दी थी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जैसे CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो उन्होंने अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन दी थी कब? 1961 में। और ये डेफिनेशन पक्का सबने कभी ना कभी तो पढ़ी है, पक्का पढ़ी है। क्या डेफिनेशन है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। सबने कभी ना कभी पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद है, लेकिन पढ़ी तो है एवरीबडी। यस और नो? 11th की कुछ यादें ताज़ा हो रही है, सबने पढ़ी है, राइट, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं ये डेफिनेशन कब दी है? 1961 में, ठीक है। इस डेफिनेशन को देखो, अगर आप देख रहे हो इस डेफिनेशन में क्या है कि अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? आप रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग सबको पता है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जर्नल में रिकॉर्ड करना। किस में रिकॉर्ड करना? जर्नल में रिकॉर्ड करना। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई किस में? लेजर में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, समराइजिंग में क्या क्या आता है? समराइजिंग में आपका आता है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किस में आता है? समराइजिंग में आता है। ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो कौन से कैरेक्टर के हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब फाइनेंशियल कैरेक्टर का वही सेम मीनिंग है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का क्या मीनिंग है? वही जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और उसके बाद इंटरप्रेट करना कि भाई आपने परफॉर्म कैसा किया है, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना। इस पूरी डेफिनेशन में मैं सही बताऊं, ये जो डेफिनेशन है ये हो गई है आउटडेटेड,
ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अकाउंटिंग का मिसिंग है। कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मिसिंग है? एनीवन? आदर्श, गुड जॉब आदर्श। मुस्कान, वेरी गुड। क्या मिसिंग है इसमें? अरे कम्युनिकेशन तो लिखा ही नहीं। मैंने क्या बोला? आज की डेट में अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, भाई बताना। यूजर्स बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए, यस और नो? कम्युनिकेशन नहीं लिखा, तो क्या ये डेफिनेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है? नहीं। तो इसीलिए नई डेफिनेशन बनाई गई है। देखो ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं फटाफट से। ओहो सर, बहुत लाल पीला कर रखा है, देखो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैंने कर रखी है, वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो मैंने क्या बोला? द अबव मेंशन डेफिनेशन, जो डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट डे अकाउंटिंग फंक्शन। आज का, भाई देखो पहली बात तो 1961 में दी है। उस टाइम पे जो बिजनेस होते थे और आज जो बिजनेस हो रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरे उस टाइम तो इंटरनेट ही नहीं था। उस टाइम पे जो आपके यहाँ ई कॉमर्स कंपनीज जो आपके पास है, क्या उस टाइम थी? नहीं। आज के बिजनेसेस और उस टाइम के बिजनेसेस में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। तो अकाउंटिंग का जो फंक्शन है भाई, वो भी तो टाइम के साथ चेंज होगा, बिल्कुल होगा। देखो, द डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज मच ब्रॉडर देन दैट डिस्क्राइब्ड इन द अबव डेफिनेशन। भाई अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, जर्नल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये सब काम नहीं है सिर्फ अकाउंटिंग का। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अब ये जर्नल, लेजर ये सब नहीं बना रहा है, बहुत और भी फंक्शंस हैं किसके? अकाउंटिंग के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन अकाउंटिंग एंड्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, राइट? बट अब देखो ध्यान से पढ़ेंगे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड with the diversification of management and ownership, globalization of business, society gaining more interest in the functioning of enterprise. Society gaining more interest का मतलब क्या है? Society मतलब हम users। अगर पब्लिक है भाई, पब्लिक को भी जानना है कि कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। अगर मुझे जॉब ढूंढनी है, मुझे भी जानना है। मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे जानना है। मैं बैंक हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, भाई हम क्या है? सोसाइटी का पार्ट है, यस नो? हम सब सोसाइटी का पार्ट है। हमें जानना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना प्रॉफिट कर रहे हो, तुम कितना बैलेंस शीट में तुम्हारे एसेट्स कितने हैं, करेक्ट? तो यहाँ क्या लिखा? द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग the accounting results has increased and therefore the requirement of communicating and motivating informed judgment has also become the part. बेसिकली समझ में आ गया? तो आप सबने बिल्कुल सही गेस किया था कि भाई जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ कम्युनिकेशन, वो मिसिंग है। और इसीलिए अब नई नई डेफिनेशंस आ रही है। क्या ये नई नई डेफिनेशंस आ रही है? देखो ध्यान से देखो क्या क्या डेफिनेशन है। जैसे 1970 में, ठीक है, एक और बोर्ड ने दिया था दैट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग का एक फंक्शन है कि भाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, आपने बैलेंस शीट बना ली, किसी को बता नहीं रहे, क्या फ़ायदा? किसी को अगर बता ही नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा, राइट? तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लास्ट में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है कि अकाउंटिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग करनी है, कोई मना नहीं कर रहा है। जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, लेकिन साथ में ही कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। तो बस वो कम्युनिकेशन वाला जो एक मिसिंग वर्ड था उसको ऐड कर दिया, तो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? पूरी हो गई, राइट? और इसीलिए अब नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के अब जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो दो हैं। पहला, एक तो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना। इन्फॉर्मेशन जनरेट करना मतलब वही रिकॉर्डिंग करना, जर्नल बनाना, लेजर बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, वो सब बनना। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है? यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज भी करना, बाकी सब लोगों में कम्युनिकेट करना ताकि वो यूज कर पाए, वो भी एक अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है। जब मैं बात करता हूँ जनरेटिंग की, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग पढ़ेंगे, यहां तक किसी को डाउट है? मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ बता दूं, क्योंकि यार जो थियोरी वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अराउंड 20 मार्क्स का, उसमें थ्योरी है, ठीक है। कई बार ट्रू फॉल्स पूछ लेगा, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अभी कवर कर लें, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल से मैं कवर करा रहा हूँ। किसी को डाउट है? एनीवन?
नहीं तो चलते हैं आगे। किसी को नहीं है भाई डाउट पूछ लेना, ठीक है। लाइव क्लासेस हो ही इसलिए रही है, नहीं तो मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डाल देता। नहीं है, ओके ओके ओके। देखो नेक्स्ट देखो सबसे पहले क्या है, जनरेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे रिकॉर्डिंग। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कहाँ करते हो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए भाई, मज़ा आना चाहिए फटाफट से। कहाँ करोगे रिकॉर्डिंग, कहाँ, मतलब क्या आपके स्कूल के रजिस्टर में रिकॉर्डिंग हो जाएगी? नहीं, रिकॉर्डिंग एक बुक में होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल। अच्छा, जर्नल का दूसरा नाम किसी को पता है? जर्नल का एक और नाम भी होता है, क्या किसी को पता है? जर्नल को मैं प्रिंसिपल बुक भी बोलता हूँ, किसी को पता है ये बात? जर्नल को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। धरवी ने बोला जर्नल प्रॉपर, नहीं, उस पर आऊँगा मैं, ठीक है। जर्नल प्रॉपर और जर्नल दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग चीज़ें होती है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स बोला है आदित्य ने, ठीक है। हाँ जी, और बताओ, राइट। तो रिकॉर्डिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हो आप? जैसे आप अकाउंटेंट हो तो आप क्या देखोगे कि भाई मेरे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी है। बिल्कुल सही मोहम्मद कैफ, आई होप आपका नाम यही है, ठीक है। ओरिजिनल एंड प्रिंसिपल एंट्री, राइट, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या होता है रिकॉर्डिंग में कि सबसे पहले जैसे आप अकाउंटेंट हो, आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स है, एक तो जो बिजनेस की है, राइट। दूसरा जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, हम किसी की पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने नहीं बैठे हैं, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद मॉनेटरी टर्म्स में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको मैं क्या करता हूँ, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ सबसे पहले, कहाँ पे, जर्नल में। ये बात समझ में आ गई। अब जर्नल में जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, किससे रिकॉर्ड करता हूँ भाई, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यस और नो। जैसे आपने 11 में पढ़ा था कि कुछ वाउचर्स होते हैं, राइट, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब मान लो आप कौन हो, आप अकाउंटेंट हो, तो भाई आपको कोई बताने थोड़ी आएगा, अच्छा सुनो मैंने आज 1 लाख के गुड्स परचेज करे, रिकॉर्ड कर दो। नहीं, आपके पास क्या आएंगे, आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स आएंगे। आपके पास एक इनवॉइस आ सकता है, आपके पास एक बिल आ सकता है, सैलरी स्लिप आ सकती है, बैंक स्टेटमेंट आ सकती है। ये सब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको देख के आप फाइनली क्या करते हो, जर्नल में एंट्रीज करते हो। इतनी बात समझ में आती है? जैसे मान लो आप इमेजिन करो आप ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, आप अकाउंटेंट हो, आपके सामने एक लैपटॉप है, तो आपके पास एक फाइल आएगी, मोटी सी फाइल आएगी। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ इनवॉइसेस होंगे जो बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं, सेल करे हैं। उसमें सैलरी स्लिप होगी जो आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी है, कुछ बैंक स्टेटमेंट होगी जो आपने बैंक से पेमेंट वगैरह करी है। वो सब आपका क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर आप उस फाइल को खोलोगे, जो जो इनवॉइसेस आपको दिख रहे हैं, पहली ट्रांजेक्शन परचेज की, तो आप जर्नल में परचेज के एंट्री को बुक करोगे। ये होता है जर्नल, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जर्नल है, अब एक ही बुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये छोटे बिजनेसेस के लिए तो सही है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है वैसे वैसे जर्नल को हम क्या करते हैं, जर्नल को सब्सिडरी बुक्स में क्लासीफाई करते हैं। मतलब मैं अब क्या करता हूँ, मैं सब्सिडरी बुक्स बनाता हूँ। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है कि यार क्योंकि अब आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो सब कुछ एक ही बुक में, सब कुछ एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करना बहुत ही बेकार सा आइडिया है ना। तो अब आप क्या करते हो, आप परचेज वाली ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेते हो। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या हो गया, नहीं देखो, सब्सिडरी बुक्स और लेजर बहुत अलग है। सब्सिडरी बुक्स जर्नल की तरह होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, पहली बार जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में। और क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा हो गया, सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक परचेज बुक बनाई है, परचेज बुक, ठीक है, तो परचेज बुक में आप क्या करते हो, जितनी भी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, परचेज की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। जो हमारा एक आया था ना यूनिट अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सब्सिडरी बुक्स और लेजर में डिफरेंस होता है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स और जर्नल, ये आप बोल सकते हो कि सेम सेम सर, कि बिजनेस बड़ा हो गया तो जर्नल को आपने आगे क्लासीफाई कर दिया किसमें, सब्सिडरी बुक्स में। बिल्कुल, कैफ ने बिल्कुल सही बोला, डिवाइडिंग द बुक्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रांजैक्शंस। परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, तो आपकी अराउंड 8 ऐसी बुक्स होती हैं। कितनी बुक्स होती है, 8। किसी को याद है 11th, या सब भूल गए हो? हाँ जी, बिल्कुल भी याद नहीं है 11th, सब भूल गए, सब बिल्कुल ऐसे खाली हो चुका है।
या पढ़ी नहीं थी हमने 11th, है ना। तो सब्सिडरी बुक्स में आपने पढ़ा था परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक। कुछ याद नहीं है, बहुत बढ़िया, कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्सिडरी बुक्स। तो ये आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग। जैसे इसने भी बोला है कि भाई हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो टेंशन मत लो, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने अभी क्या किया है, आपने अभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। किस में रिकॉर्ड कर लिया, आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद है क्लासीफाई करना। अब क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, अभी आप सब्सिडरी बुक्स को भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी आप जर्नल याद रखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सब्सिडरी बुक्स में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जर्नल, अब देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, क्लासीफाई करने का मतलब है कि आपने अभी क्या किया है, आपके पास एक फाइल आई थी, आपके पास फाइल आई, जैसे जैसे इनवॉइस आता रहा, परचेज का, सेल्स का, कैश का, बैंक का, सैलरी का, आप सब कुछ एक बारी में रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। अब क्लासीफाई में होता है कि जो आपकी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करना। जो भी आपकी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है उनको क्या करना, एक जगह पे रिकॉर्ड करना। मतलब सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करना, कैश के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करना, परचेज की एक जगह, सैलरी की एक जगह। तो होता क्या है, क्लासीफाइंग में मैं बनाता हूँ लेजर। क्या बनाता हूँ, लेजर। लेजर का मतलब कुछ नहीं, लेजर का मतलब एक तरीके से अकाउंट बनाना, ठीक है। लेजर एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स अकाउंट। अब यहाँ क्या होगा, जो भी आपने पूरे साल में सेल्स करी है, बेशक वो कैश में सेल्स करी हो, क्रेडिट में सेल्स करी हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपने एक जगह क्या कर दी, क्लासीफाई कर दी। अब अगर आपको ये जानना है कि भाई मुझे बताओ कि मेरी पूरे साल की सेल्स कितनी है, तो भाई जर्नल से देखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई जर्नल में आपने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, साथ साथ में, जैसे मान लो सेल्स की आई तो सेल्स की सेल्स अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद परचेज की आई तो परचेज अकाउंट में चली गई। तो अब होगा क्या, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको अगर सिर्फ सेल्स की ट्रांजेक्शन देखनी है तो सेल्स का लेजर देख लो, परचेज की देखनी है तो परचेज का लेजर देख लो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये क्या होता है कि दिस इज टू ग्रुप ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, है ना। आपने क्या किया, एक नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे ग्रुप कर दिया। बात समझ में आ गई भाई, थोड़ा बहुत आ रहा है याद, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आता ही है, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत ऐसे क्लिक हो रहा है, अरे हाँ ये तो पढ़ा था, हो रहा है। और अगर किसने नहीं पढ़ा था तो समझ में आ गया, ठीक है। क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं, देखो क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद होता है समराइजिंग। हाँ जी, समराइजिंग का मतलब क्या था कि भाई समराइजिंग का मतलब आप अपनी जो भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करी है जर्नल और लेजर में, जो आपने डेटा को क्लासीफाई कर दिया, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि भाई सबको समझ में आ जाए, इस तरीके से प्रेजेंट करना। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है आप सबसे पहले बनाते हो ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या था, देखो ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। क्या थी, सिंपल सी चीज़ थी। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, आपने जो भी अकाउंट बनाए हैं, जो भी आपने लेजर बनाए हैं, ठीक है, उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस आपने लेजर में रिकॉर्ड कर रखी है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास कैश कितना है तो वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, पूरे साल की सेल्स कितनी है वो रिकॉर्ड कर दी, तो एक जगह सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आपने लिख दिए, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो कितना आसान हो जाएगा। देखो मान लो कि भाई मुझे अकाउंटिंग समझ में नहीं आती, ठीक है, नहीं आती, बस मुझे क्या जानना है कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेज कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल मेरे पास कैश कितना है, तो मुझे ट्रायल बैलेंस देख के समझ में आ जाएगा, मुझे किसी का लेजर देखने की जरूरत तो नहीं है। कितना आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आप इन्फॉर्मेशन को समराइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, समराइज, ताकि भाई सबको समझ में आ जाए, ठीक है। गौतम का डाउट है सब्सिडरी बुक्स और लेजर सेम ही साउंड कर रही है। देखो गौतम, थोड़ा सा मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है, जैसे लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ परचेज बुक का। अब परचेज बुक सब्सिडरी बुक है और एक होता है परचेज अकाउंट, वो लेजर है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ आप क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, जो आपकी क्रेडिट परचेजेज होती है, जो आपने क्रेडिट में परचेज करी होती है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं परचेज अकाउंट की, क्या बात करूंगा, परचेज अकाउंट की, तो इसमें सारी परचेज आएगी जो आपने पूरे साल में टोटल परचेज करी है, दैट इज परचेज अकाउंट।
क्यों सर परचेज बुक में कैश ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं आती? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन सारी की सारी कहाँ चली जाती है? कैश बुक में। कैश बुक में तो वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी। इसीलिए जैसे सेल्स बुक है तो वहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स, लेकिन सेल्स अकाउंट में तो सारी सेल्स आएगी, कैश भी क्रेडिट भी। डिफरेंस समझ में आ रहा है गौतम? ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि डिटेल में बाकी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो भाई, अभी तो आज शुरू हुआ है, आज शुरू हुआ है, राइट? ठीक है, तो ये हो गया आपका समराइजिंग, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद है इसके बाद क्या है? एनालिसिस करना, एनालाइजिंग करना। ठीक है, अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों ना सिमिलर से लगते हैं कि यार एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना सेम ही तो है। हाँ जी, किसी को डिफरेंस पता है? एनीवन? किसी को डिफरेंस पता है कि एनालाइज करना और इंटरप्रेट करने में क्या डिफरेंस है? यस यार, कुछ तो बोलो, गलत बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो। क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है, देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। जब मैं बात करता हूँ एनालिसिस की कि मुझे क्या करना है, एक सेकंड रुको, मुझे क्या करना है? मुझे एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन्स ओनली वॉचिंग, इंटरप्रेटिंग, टेकिंग डिसीजंस। अच्छा, एनालिसिस मीन्स ओनली वॉचिंग, सिर्फ देखना, इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट्स निकालना। एक मन होती है एक रियल में। अच्छा सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुनो। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो एनालिसिस का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन में कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो। क्या बोला मैंने? जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं रेशियो एनालिसिस का। 12th में सबने सुना तो होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो सुना तो होगा। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता था कि आप क्या करते हो, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को और कुछ बैलेंस शीट के आइटम्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो। जैसे अगर आपको याद हो, ठीक है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इनमें क्या रिलेशन है? याद आ रहा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसके बाद आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत सारी रेशियोज। तो इसमें क्या होता है, आप अलग अलग आइटम में अलग अलग रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो कि भाई अगर मेरा करंट एसेट इतना है, करंट लायबिलिटी इतना है, अगर मेरी सेल्स इतनी बढ़ रही है तो मेरे एसेट इतने हैं। तो आप क्या कर रहे हो? एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिलेशन, कि आपने क्या किया कि भाई मैंने इस साल अपने एसेट्स इतने इंक्रीज करे हैं तो मेरी सेल्स इतनी इंक्रीज हो गई, मेरे एक्सपेंसेस इतने बढ़े हैं तो मेरी सेल्स इतनी इंक्रीज हो गई। यस और नो? एसेट और लायबिलिटी में ये रिलेशन है, एसेट इतने बड़े तो लायबिलिटी इतनी है, शेयर होल्डर्स को इतना पैसा मिला, नेट प्रॉफिट ये है, सेल्स इतनी है। तो ये क्या कर रहे हो आप 2-3 नंबर्स में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो, दैट इज एनालिसिस। क्या करो? एनालिसिस। देखो मान लो आपको अगर मैं क्या कर दूं, आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बता पाओगे कि भाई देखो बिजनेस ने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, बिजनेस ने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। उससे मैं क्या निकालूं? 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं, राइट भाई। अगर आप मुझे ये बोलो कि पिछले साल बिजनेस ने 30,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया था, इस साल बिजनेस ने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो थोड़ी सी सेंस बनेगी कि हाँ भाई बिजनेस इंप्रूव हुआ है, बिजनेस ने प्रॉफिट इंक्रीज किया। तो अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज पढ़ी थी, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, जिसको हम बोलते थे कि फ्री के नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता था 12th में, पढ़ी थी। तो वो भी क्या? एनालिसिस। क्यों? क्योंकि आप 2 नंबर के बीच का क्या निकाल रहे हो? रिलेशन निकाल रहे हो। तो जब मैं एनालिसिस की बात करता हूं तो इट इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ये 2-3 नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप निकालता है कि ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा हुआ, एसेट ऐसे हुए तो प्रॉफिट ऐसा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना कि भाई ये अब आपके पास डेटा है, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, उससे डिसीजन लेना कि भाई अच्छा ये हुआ है और ये क्यों हुआ है। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैड हैपेंड। सिर्फ ये मत बताओ कि पिछले साल मैंने प्रॉफिट अर्न किया, बट ऑल्सो व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? देखो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन कम्युनिकेट करना है। क्या करना? कम्युनिकेट करना। ये सुनो, जैसे यहाँ पे लिखा, द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट विल एनेबल द एंड यूजर्स टू मेक अ डिसीजन।
तो आप फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को लेट्स से कुछ अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बता रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें बताओ कि भाई ये रेशियो एनालिसिस है, ये कैश फ्लो एनालिसिस है। अब अगर आपने बैलेंस शीट देखी हो तो बैलेंस शीट में हमेशा या प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा 2 साल की फिगर आती है। देखिए, एक प्रीवियस ईयर की एक करंट ईयर की आती है या नहीं आती? वो क्यों आती है भाई? ताकि सामने वाला जो यूजर है वो कंपेयर कर सके कि पिछले साल कैसे परफॉर्म किया, इस साल कैसे परफॉर्म किया। बात समझ रहे हो? तो एनालिसिस में आपने रिलेशनशिप डिराइव कर दिए, इंटरप्रेट में आपने देखा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। यूजर को समझाना, बिल्कुल सही बात है आदर्श कि आप यूजर को समझा रहे हो कि भाई ये अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाई इट हैपेंड, दैट इज इंटरप्रिटेशन। अब मान लो अगर ओनर है, ठीक है, तो ओनर क्या इंटरप्रिटेशन करेगा? अब आपको पता है ओनर भी एक यूजर है। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, आपने कोई बिजनेस चालू किया है, तो आप ओनर हो, तो भाई आप भी क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे कि अच्छा बिजनेस ऐसा चल रहा है, बिजनेस ने एसेट्स इतने परचेज करे हैं, बिजनेस ने इतना लोन लिया, तो आप क्या कर रहे हो? इंटरप्रेट कर रहे हो। आप डिसीजन लोगे कि भाई बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दैट इज इंटरप्रिटेशन। बात समझ में आई? आई नो थोड़ा डिटेल में मैं ज़्यादा चला गया, लेकिन ठीक है क्योंकि आपके इसमें लिखा हुआ है। और लास्ट फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको क्या करना है? आपको कम्युनिकेट करना है। जो भी आपने डेटा बनाया है क्या करना है? कम्युनिकेट। कैसे कम्युनिकेट होता है? जैसे देखो, दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही कम्युनिकेट नहीं होता है, ठीक है। कुछ देखो, आपको पता है यूजर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि एक इंटरनल यूजर होता है और एक आपका एक्सटर्नल यूजर होता है। पता है या नहीं पता? बिल्कुल पता है। अब इंटरनल यूजर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंटरनल यूजर मतलब ओनर, मैनेजमेंट, उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं चाहिए होती, उसको बहुत सारी रेशियो एनालिसिस चाहिए होती है, बहुत सारी और रिपोर्ट्स चाहिए होती है। तो वो इंटरनल यूजर है, उसको बहुत कुछ चाहिए। एक होता है एक्सटर्नल यूजर, उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें से काम चल जाता है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, ग्राफ, डायग्राम, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आज अकाउंटिंग का फंक्शन बहुत इंक्रीज हो गया। आप डायग्राम से सिखाते हो। डायग्राम से क्या सिखाते हो कि भाई देखो हमारी सेल्स 50% से इंक्रीज हुई है तो हमारा नेट प्रॉफिट 10% से इंक्रीज हुआ। तो वो डायग्राम के थ्रू, ताकि भाई आपको समझ में आए। भाई सबको अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है, सबको प्रॉफिट एंड लॉस देख के समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप किसी को डायग्राम दिखा दोगे कि देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस 50% से इंक्रीज हो रहा है और आपका नेट प्रॉफिट 20% से, तो देख के समझ में आ जाएगा। यस और नो? तो उससे क्या हो रहा है? यूजर जो है वो एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएगा। बात समझ में आई है? एवरीबडी जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भाई। देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा समझ में आ गया? क्लियर है? राइट, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका क्या? यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज भी तो करना है। यस और नो? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज करना है। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन यूज करता है? जैसे आपको पता है कौन यूज करेगा? यूजर्स। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट बिसाइड्स द ओनर ऑफ द मैनेजमेंट। अब पहले क्या होता था कि सारी इन्फॉर्मेशन ओनर के पास है, ओनर को पता है बिजनेस में क्या चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया? यूजर्स ऑफ अकाउंट्स लाइक इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? ये सब आपके यूजर्स हैं। अब इन यूजर्स को भी क्या चाहिए? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। वही सब चीजें, अगर आप देखो तो वही सब चीजें लिखी हुई है। सारी चीजें किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? कम्युनिकेशन के अराउंड। कि भाई अकाउंटिंग का वन ऑफ द मेन फंक्शन जो आज की डेट में है इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इंफॉर्मेशन अगर यूजलेस है, इंफॉर्मेशन इज यूजलेस एंड मीनिंगलेस अनलेस इट इज रेलेवेंट एंड मटेरियल टू यूजर्स डिसीजन। अब मान लो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट चाहिए, आप मुझे बैलेंस शीट दे रहे हो, तो बैलेंस शीट फॉर एग्जांपल मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो क्या बोल रहा है? भाई अगर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है तो वो यूजलेस है। ऑब्वियस सी बात है। बात समझ में आ गई? राइट। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इवोल्यूशन। ये हम अब कंटिन्यू करेंगे कल से। जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिश करूंगा मैं कि जो ये स्टार्टिंग का थियोरी वाला पार्ट है इसको फटाफट से निपटाएं सो दैट वी कैन कम टू द प्रैक्टिकल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, अब बहुत लिमिटेड बच्चे हो चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं चाहता हूँ
कि भाई कुछ बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ पे ऑलरेडी जानता हूँ, जैसे मैं तनीषा को जानता हूँ, मैं धर्मेंद्र को जानता हूँ, कुणाल है, अपराजिता है, जो मेरे पास 11th-12th में मेरे साथ थे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप ज्वाइन कर रहे हो, कभी आप ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि एंड में जाके आपने अगर क्लासेस ढंग से अटेंड नहीं करी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किया था, नहीं किया था, मेरे साइड से कुछ कमी रह गई थी, या आपने ढंग से क्लासेस अटेंड नहीं करी। तो कुछ बच्चे, फॉर एग्जाम्पल बेशक 10 बच्चे हों, मुझे बच्चों से, नंबर से कुछ मैटर नहीं करता, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 30 के 30 ही रेगुलर रहेंगे, लेकिन जो बच्चे जो नवंबर 2022 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू, अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बी रेगुलर। जब भी क्लास होगी तो रेगुलरली अटेंड करना, डाउट्स पूछना, लेकिन नवंबर तक आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। आपको बाकी कहीं से क्लासेस देखनी है, क्लासेस ले रहे हो, लो, ऑफकोर्स लो, जहाँ मर्जी से क्लासेस लो, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं, जहाँ मर्जी से लो, लेकिन डाउट्स वगैरह पूछने हैं, आपके पास ग्रुप होगा, लेकिन मेरे से कनेक्ट रहना, इंटरेक्ट करते रहना, जो भी चीज़ें, जो भी बच्चे रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे बता देना कि सर हम रेगुलरली अटेंड करेंगे। मैं उनके नाम नोट कर लूँगा और उनकी अटेंडेंस में मार्क करूँगा कि कौन कौन बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं, राइट, ठीक है। बेशक वो 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, ठीक है। और आज जो भी डाउट है वो ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है, टेलीग्राम ग्रुप सबने ज्वाइन कर लिया है। अमन, ऑफकोर्स टेस्ट होंगे भाई, जैसे सुन लो, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये फ्री बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन मैं पूरी नहीं कराने वाला हूँ, मैं अपना 100% से आपको ज़्यादा देने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक मैं आपको अभी एप्लीकेशन वाले ग्रुप पे भेज दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज इको की क्लास होगी या नहीं होगी? आज इको की क्लास नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई तक थोड़ा सा ना टाइमिंग का इशू है मेरे को, ठीक है। जिन बच्चों को पता है कि 31 जुलाई एक ITR की डेट होती है, तो थोड़ा सा मैं वहाँ स्टक हो गया हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, ठीक है। और बाकी मेरी क्लासेस होती है, बट आई प्रॉमिस उसके बाद से क्लासेस अकाउंट्स की और इको की रेगुलरली आपको मिलेगी, रेगुलरली होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लास 1 घंटे से ज़्यादा हो गई, तो ऐसा होता रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे की क्लास होगी, हम 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस भी करेंगे, ठीक है। इको और अकाउंट्स में से ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन तक एक एक क्लास हो रही हो, जैसे आज अकाउंट्स की हुई है तो हो सकता है कल इको की हो जाए, कल हो सकता है दोनों भी हो जाए, ठीक है। तो अभी 3-4 दिन की बात है, प्लीज़ मैनेज कर लेना, उसके बाद हम रेगुलर रहेंगे, ठीक है, ओके, राइट। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस था मुझे बता देना, कहाँ पे आपका बैच में कोई भी डाउट था, अगर आपको लगा कोई क्लास अटेंड करने में आपको इशू आया वो भी मुझे बता देना, या आपको लगता है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए क्लास में तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। जो PDF है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके हर्षित, राइट। तो चले, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। आई होप कि जितने बच्चे मुझे अभी दिख रहे हैं एंड तक, वो सारे बच्चे मुझे डेली दिखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।